गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि पिछले क्लास में हम लोग सिंपल सेंटेंस को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जैसे ही सिंपल सेंटेंस कंप्लीट किए, आज से हम लोग का टेंस की शुरुआत करेंगे। किसकी शुरुआत करेंगे? टेंस की। चलो तो शुरुआत करते हैं हम लोग। टेंस, टेंस को हिंदी में बोला जाता है काल। टेंस को हिंदी में क्या बोला जाता है? काल। देखो, टेंस को हिंदी में काल बोला जाता है और इसको हम अपने लैंग्वेज में समय की भी बोलेंगे। समय, काल यानी कि समय। ठीक है, यानी कि समय को बोध कराने के लिए टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। किसका बोध कराने के लिए? समय की बोध कराने के लिए टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो, सिंपल सेंटेंस जो पढ़े थे उसमें मैंने बताया था कि उसमें नो एक्शन इज रिक्वायर्ड बाय सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन नहीं किया जाता है, सब्जेक्ट उसमें कोई काम नहीं करता है, उसी को हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। सिंपल सेंटेंस की परिभाषा हम लोगों ने क्या सीखा था कि सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें कि सब्जेक्ट के द्वारा काम नहीं किया जाता। अगर वैसे तो सिंपल सेंटेंस में काम ही नहीं होता, अगर कोई काम होता है तो वो सब्जेक्ट के द्वारा काम नहीं किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये टेंस जो होता है, टेंस का एप्लीकेशन तभी होगा जब इसमें काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जाएगा। तो ये एक वन लाइन में क्रक्स के रूप में आप इसको लिख सकते हैं कि इसमें क्या होता है? एक्शन मेड बाय सब्जेक्ट, एक्शन मेड बाय सब्जेक्ट। तो तभी हम लोग टेंस का एप्लीकेशन देखेंगे। यानी कि अगर सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन लिया जाता है, सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जाता है, तभी हम टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हम अगर हमको कोई भी सेंटेंस बोलना होता है तो सबसे पहले पहचानेंगे कि उसमें काम हो रहा है सब्जेक्ट के द्वारा या काम नहीं हो रहा है। अगर काम सब्जेक्ट के द्वारा नहीं किया जा रहा है तो उस केस में हम टेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? सिंपल सेंटेंसेस का इस्तेमाल करेंगे, जो कि प्रीवियस क्लासेज में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस सेंटेंसों का मतलब उस सब सेंटेंसों में जहां पे कि सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन लिया जाता है, सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाता है। अब सबसे पहले समझते हैं टेंस के बारे में, ब्रीफ समझते हैं, ब्रीफ अंडरस्टैंड। तो हम लोग समझते हैं कि टेंस के बारे में सबसे पहले समझते हैं कि टेंस क्या होता है। तो देखो, टेंस जो होता है, टेंस हम इसके बारे में पहले एक लाइन में लिखते हैं। टेंस वर्ब का, वर्ब यानी क्रिया, वर्ब यानी क्रिया का वह फॉर्म होता है, क्रिया का वह फॉर्म होता है। ठीक है, क्रिया का वह फॉर्म होता है। टेंस क्या होता है? वर्ब का वह फॉर्म होता है जिसके माध्यम से हमें यह पता चलता है, जिसके माध्यम से हमें यह पता चलता है, जिसके माध्यम से हमें यह पता चलता है कि कार्य जो है वर्तमान में हो रहा है, भूत में हो रहा है या भविष्य में हो रहा है, जिसके माध्यम से हमें यह पता चलता है कि किसी सेंटेंस में, यह पता चलता है कि किसी सेंटेंस में कार्य के साथ, किसी सेंटेंस में कार्य का संबंध, किसी सेंटेंस में कार्य का मतलब तुमको पता है, कार्य का मतलब होता है एक्शन। कार्य का मतलब क्या होता है? एक्शन। किसी सेंटेंस में कार्य यानी एक्शन का संबंध, कार्य का संबंध जिसके माध्यम से हमें यह पता चलता है कि किसी सेंटेंस में
कार्य का संबंध समय के साथ है। कार्य का संबंध समय के साथ है। ठीक है, कार्य का समय, जिसके हमें यह पता चलता है कि कार्य का संबंध समय के साथ है। ठीक है, अब यह संबंध कैसा है, अब हमें यह देखना है कि किसी सेंटेंस में कार्य का संबंध समय के साथ है, यानी कि टेंस हमें यह बताता है कि किसी सेंटेंस में कार्य का संबंध, कार्य यानी कि वर्ब का संबंध, कार्य मतलब क्या होता है, वर्ब। कार्य मतलब हम यहाँ पे एक लाइन में ये भी लिख सकते हैं कि कार्य यानी कि वर्ब का संबंध, वर्ब का संबंध समय के साथ कैसा है। वर्ब का संबंध किसी सेंटेंस में कार्य का संबंध समय के साथ कैसा है, यानी कि आपका कार्य जो है वो वर्तमान में हो रहा है। कार्य ये देखना होता है कि आपका कार्य क्या हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है। कार्य वर्तमान में हो रहा है। कार्य वर्तमान में हो रहा है, या बीते हुए कल यानी कि भूतकाल जिसको बोलते हैं, बीते हुए कल, बीते हुए समय में हो रहा है। बीते हुए समय में, बीते हुए समय में हुआ था, बीते हुए समय में हुआ था, या फिर भविष्य में काम होगा, भविष्य में होने वाला है, या फिर भविष्य में होने वाला है, भविष्य में होने वाला है, भविष्य में होने वाला है। ठीक है, तो देखो टेंस जो है वर्ब का वो फॉर्म होता है जिसके माध्यम से हमें यह पता चलता है कि किसी सेंटेंस में कार्य का संबंध समय के साथ किस प्रकार है, यानी कि वो कार्य वर्तमान में हो रहा है, या बीते हुए समय में हुआ था, या भविष्य में होने वाला है। यानी कि हो रहा है काम वर्तमान में, या बीते हुए समय में हुआ था, या भविष्य में होने वाला है। ठीक है, इसको हम लोग नोट करते हैं इस तरह से। कार्य अगर वर्तमान में हो रहा है तो उसको प्रेजेंट बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, प्रेजेंट बोला जाता है। अगर बीते हुए समय में हुआ था तो उसको पास्ट बोला जाता है, और अगर भविष्य में होने वाला है तो उसको फ्यूचर बोला जाता है। ठीक है, तो आपको टेंस क्या बताता है, टेंस बताता है कि काम का संबंध समय के साथ किस प्रकार है। टेंस हमें यह बताता है कि आपके काम का संबंध समय के साथ किस प्रकार है, यानी आपका काम वर्तमान में हो रहा है, यानी काम चल रहा है, या काम आपका हो चुका है, बीते हुए समय में हो चुका है, यानी कंप्लीट हो चुका है, बीते हुए समय में हुआ था यानी हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, या भविष्य में होने वाला है। तो अगर वर्तमान में हो रहा है उसको प्रेजेंट काल यानी वर्तमान काल बोला जाता है, उसको प्रेजेंट टेंस बोला जाता है, वर्तमान काल। अगर आपका बीते समय में काम हो गया था यानी हो गया है, कंप्लीट हो चुका है, तो उसको पास्ट बोला जाता है। ठीक है, और अगर काम आपको भविष्य में होने, आपका काम अगर भविष्य में होने वाला है उसको फ्यूचर टेंस बोला जाता है। यहां तक बताइए कोई दिक्कत, यहां तक सारा क्लैरिटी है। चलो अब एक चीज देखो कि हम लोग टेंस को आगे कंटिन्यू करें, ठीक है, उससे पहले हम लोग को ये सब चीज़ कुछ ऐसी पॉइंट्स है जो मैं बता दूंगा, जो आपको आनी ही चाहिए, तभी आप टेंस का एप्लीकेशन अच्छे से सीख पाएंगे। तो मैं उसको जस्ट थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या सब आना चाहिए, सबसे पहला सेंटेंस का फॉर्म, सेंटेंस का फॉर्म, ये सब चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये सब चीज़ एप्लीकेशन होगा। एप्लीकेशन, मैं इसको लिख लेता हूँ, एप्लीकेशन टूल फॉर टेंसेस, इसका हेडिंग डाल दीजिए, एप्लीकेशन टूल। एप्लीकेशन टूल मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये टूल्स आपको पते होने चाहिए। अगर आपको ये जानकारी है तभी आप टेंस में अच्छे से सेंटेंस फ्रेम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन टूल्स आपको पते होने चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन टूल्स फॉर टेंसेस।
ठीक है। अब क्या क्या एप्लीकेशन टूल्स है भाई, तो पहला जो टूल्स है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। पहला क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। ठीक है, देखो ये जो एप्लीकेशन टूल्स है वो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, तो इसमें मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, आपको पता होगा कि सेंटेंसेस के जो होते हैं वो 3 पार्ट होते हैं। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस यानी कि मैं ये बोलूं कि सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। सेंटेंसेस के 3 पार्ट होते हैं। आपको पता होगा कि सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट, ये सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं सब्जेक्ट, दूसरे होते हैं वर्ब और तीसरे होते हैं ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर एक एक लाइन में अगर मैं तीनों के बारे में बता दूं, आप वैसे मेरा जो इनिशियल क्लास है उसको देखेंगे तो इसमें इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बोला जाता है, जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। वर्ब को क्या होता है, वो एक्शन होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो लास्ट का जो रिमेनिंग पार्ट बचता है वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो आपको एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान होनी चाहिए, तभी आप टेंस को अच्छे से समझ पाएंगे और टेंस का एप्लीकेशन अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि एक सेंटेंस में कौन सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर मैं ये बोलूं कि राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो इसको क्या बोला जाएगा, राम आम खाता है। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे राम इट्स अ मैंगो, राम इट्स अ मैंगो। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट राम है। सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है आपका, ये सब्जेक्ट है राम। खाना, जो खाता है, खाना क्या है, वो एक एक्शन है, वो एक क्रिया है। खाना क्या है, क्रिया है। राम आम खाता है यानी इट जो है वो क्रिया है, यानी कि एक वर्ब है। ठीक है, और मैंगो क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ए जो है वो आर्टिकल है। ठीक है, ए क्या है, आर्टिकल है, जो कि एडजेक्टिव का पार्ट होता है। तो यानी कि एक टेंस में ये 3 चीज होना ही चाहिए। 3 चीज, अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी रहेगा चलेगा, लेकिन सब्जेक्ट और मेन वर्ब होना जरूरी है। मेन वर्ब किसके लिए होता है, काम के लिए होता है। तो अगर कोई भी सेंटेंस टेंस के फॉर्म में तभी आ सकता है जब उसमें मेन काम हो रहा है, यानी कि वर्ब की जो क्रिया है मेन वर्ब हो, यानी कि एक्चुअल में अगर उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम हो रहा है तभी हम टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये समझ गए कि सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे कि इसमें राम आम खाता है, राम इट्स अ मैंगो, तो राम एक सब्जेक्ट है, इट्स एक वर्ब है, क्योंकि इट्स जो है एक एक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। खाना, खाना एक काम है, एक क्रिया है, इसीलिए इसको वर्ब बोला गया है। राम आम खाता है, तो सब्जेक्ट राम इसलिए क्योंकि राम के बारे में बोला गया है, जिसके बारे में बोला जाता है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और मैंगो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या है। ये स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस आपको आनी ही चाहिए। दूसरा पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम अच्छे से कॉन्सेप्चुअली आपको पूरा पकड़ होनी चाहिए, तभी आप लोग टेंस अच्छे से सीख पाओगे। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, ये आपको अच्छे से इस पे पकड़ होनी चाहिए, तभी आप टेंस अच्छे से सीख पाओगे। देखो मैं ज़्यादा भागने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जो चीज़ सिखाया वो दोबारा मैं रिवाइज नहीं करा सकता, उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा समय ना लेके फटाफट मैं उसको रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट पर्सन किसको बोला जाता है, बोलने वाले को। किसको बोला जाता है, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन बोला जाता है।
बोलने वाले को, ठीक है, फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। सेकंड पर्सन किसको बोला जाता है? जिस व्यक्ति को बोलते हैं, जिसको बोलते हैं उसको सेकंड पर्सन बोलते हैं, ठीक है। वैसे ये सब चीज़ हम अच्छे से पढ़ा चुके हैं, ठीक है, फिर दोबारा रिवाइज करा रहे हैं। थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके बारे में बोला जाता है। थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके बारे में बोला जाता है, जिसके बारे में बोला जाता है, जिसके बारे में बोला जाता है। क्लियर है? किसको बोलते हैं वो तो आपको पता चल चुका है। चलो अब इसमें भी दो होते हैं, एक सिंगुलर होते हैं, एक प्लूरल होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर होते हैं जिसको एक वचन बोला जाता है, और दूसरा होता है प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। अब देखो बोलने वाला कौन कौन हो सकता है? बोलने वाला कौन कौन हो सकता है? अगर मैं बोल रहा हूँ, मैं बके जा रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। अगर हम लोग साथ में मिलके बोल रहे हैं तो वी, यानी कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। सेकंड पर्सन में यू आता है। सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू, जिसको बोलते हैं, तुमको बोल रहे हैं तो यू आता है। अगर एक व्यक्ति भी के लिए भी यू आता है और एक से अधिक, यानी आप लोग के लिए भी यू ही आता है, तुम के लिए भी यू आता है, तुम लोग के लिए भी यू होता है, आप लोग के लिए भी यू आता है। अब थर्ड पर्सन में क्या आएगा? थर्ड पर्सन में आएगा, सिंगुलर के लिए आएगा ही, शी, इट, या कोई नाम, कोई एक नाम, ठीक है, ही, सी, इट, कोई नाम। और इसमें क्या होगा? प्लूरल में क्या आएगा? दे, ऑल, या एक से अधिक नाम, यानी कि राम एंड मोहन, एक से अधिक नाम अगर लगा दिए, ठीक है, तो वो आपका थर्ड पर्सन प्लूरल होता है, ठीक है। तो ये अच्छे से याद हो गया। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है? आई है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर क्या है? वी है। सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, प्लूरल नंबर यू, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, नेम। अब देखो इसको ना एकदम जी पे अच्छे से याद कर लो। ये जो है ना, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ये जो है ना हर जगह इसके लिए अगर कोई नया रूल होता है तो वो इसके लिए होता है, बाकी रूल सबके लिए है और इसके लिए कोई अलग रूल है, ठीक है। जैसे डू, डज में हम लोग पढ़े थे, हैज, हैव में पढ़े थे, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है ना, उसके लिए ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नेम जो होता है उसको थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट बोला जाता है, ठीक है। अब मैंने अभी बता क्या रहा हूं, देखो टेंस पढ़ने से पहले क्या क्या टूल्स है जो आपको आने चाहिए, तभी आप अच्छे से टेंस अप्लाई कर पाते हो, वो सिखा रहा हूं। अभी मैं टेंस नहीं सिखा रहा हूं, टेंस पढ़ने से पहले ये सब चीज़ आने चाहिए वो बता रहा हूँ। तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस की पहचान होनी चाहिए कि क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं, सेकंड पर्सन किसको बोलते हैं, थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं, सिंगुलर नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर होता है क्या होता है। सिंगुलर होता है एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का जहाँ बोध होता है वहाँ सिंगुलर होता है, और एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु और स्थान का जहाँ बोध होता है उसको प्लूरल बोलते हैं। क्लियर? चलो अब हम लोग थर्ड टूल्स पढ़ने वाले हैं कि थर्ड टूल्स क्या है। अब देखो थर्ड टूल्स होता है सेंटेंस के टाइप ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पढ़ लिए, पार्ट पढ़ लिए, अब टाइप पढ़ने वाले हैं, टाइप ऑफ सेंटेंस। देखो सेंटेंस का जब हम चैप्टर पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि बेसिकली सेंटेंस को 4 भाग में बांटा गया है। सेंटेंस को कितने भाग में बांटा गया है? 4 भाग में। एक तो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। एक कौन सा सेंटेंस होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें ना तो क्वेश्चन पूछा जाता है और जिसमें ना तो नहीं का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ना तो नॉट का इस्तेमाल किया जाता है ना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि सीता एक लड़की है, सीता एक लड़की है, तो ना तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं तो ये नहीं पूछ रहा हूँ ना क्या सीता एक लड़की है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, और सीता एक लड़की नहीं है, नहीं भी इस्तेमाल नहीं किया, तो सिंपल बोल रहा हूँ सीता एक लड़की है। तो इसमें ना तो क्वेश्चन पूछा गया ना ही नॉट का इस्तेमाल किया गया, इसीलिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको सकारात्मक वाक्य बोला जाता है। इसको कौन सा वाक्य बोला जाता है? सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बोला जाता है। दूसरा होता है निगेटिव। दूसरा क्या होता है? निगेटिव, जिसमें नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम नहीं का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं बोला सीता एक लड़की नहीं है, सीता एक लड़की नहीं है, उसको नकारात्मक वाक्य बोला जाएगा। कौन सा वाक्य बोला जाएगा? उसको नकारात्मक वाक्य। ठीक है। अब सी पॉइंट,
इंट्रोगेटिव में जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैं अगर ये पूछूं कि क्या सीता एक लड़की है, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। ये कौन सा वाक्य हो गया? प्रश्नवाचक वाक्य। इसको प्रश्नवाचक वाक्य बोला जाएगा। चौथा है निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। इसको बोला जाता है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। ये क्या होता है? ये इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है और इसमें नॉट का भी इस्तेमाल होता है। अगर मैं ये बोलूँ क्या सीता एक लड़की नहीं है, क्या सीता एक लड़की नहीं है, तो वो इंट्रोगेटिव भी हो गया और निगेटिव भी हो गया। वो नकारात्मक और प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों मिला के जो सेंटेंस होता है उसको इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस बोला गया। तो ये चीज़ की भी पकड़ होनी चाहिए। जब भी आप टेंस पढ़ रहे हैं तो आप इसको पहचानेंगे कि ये सकारात्मक वाक्य है यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है, या निगेटिव सेंटेंस है नकारात्मक वाक्य है, या ये प्रश्नवाचक वाक्य है यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, या फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। कैसे पहचानेंगे? अगर नहीं और क्वेश्चन दोनों नहीं है, नहीं और ना तो क्वेश्चन पूछा गया है ना ही नॉट का इस्तेमाल किया गया, यानी ना तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना ही नहीं का इस्तेमाल हो रहा है, उस दशा में उसे अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं। उसको नकारात्मक वाक्य बोला गया। उसको कौन सा वाक्य बोला गया? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य वो वाक्य होता है जिसमें नहीं का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि क्या सीता एक लड़की नहीं है, यानी नहीं का। जब क्वेश्चन पूछा जाता है क्या सीता एक लड़की है, उसको इंट्रोगेटिव बोला जाता है। और जब इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों साथ में लिया जाता है तो उसको इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जैसे क्या सीता एक लड़की नहीं है। ठीक है, देखिए मैं आपको पढ़ाने के लिए समय लूँगा, मतलब ये नहीं कि मैं आपको फटाफट 5-10 मिनट में पढ़ा के निकल जाऊँगा या 2-4 महीना पढ़ा के कंप्लीट कर दूँगा, ऐसा नहीं है। मैं एकदम प्रॉपर समय लूँगा और प्रॉपर नॉलेज दूँगा। ठीक है, आपको मेरे क्लास में आपको प्रॉपर नॉलेज तभी मिल पाएगा जब एकदम प्रॉपर अटेंटिव होकर क्लास करेंगे। अगर ये अगर वर्चुअल क्लास है, आप यूट्यूब पे मेरे क्लास को देख रहे हैं, तो समझिए कि आप मेरे से ट्यूशन ले रहे हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये समझिए कि आप मेरे से ट्यूशन ले रहे हैं और उस ट्यूशन के हिसाब से एकदम टाइमली और अकॉर्डिंगली उस फॉलो करके वो पढ़ाई कीजिए, तभी आप मेरे क्लास का फुल बेनिफिट उठा पाएंगे। और मैं इसका गारंटी लेता हूँ कि आप मेरा क्लास कंटिन्यू करेंगे तो आपको जैसे ही मेरा पूरा इंग्लिश का सारा ग्रामर का क्लासेस खत्म होगा, आपको कहीं ग्रामर में नहीं दिक्कत होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप बोलना भी धीरे धीरे आप सेंटेंस फ्रेम करना सीख गए हैं। और अगर आप बोलने की प्रयास करेंगे तो आप बोलना भी धीरे धीरे सीख जाएंगे। ठीक है, चलो, तो अभी तक मैंने क्या बताया कि ये सब एप्लीकेशन टूल्स है जो आपको आने ही चाहिए टेंस का इस्तेमाल करने के लिए। टेंस सीखने के लिए आपको सेंटेंस की पहचान होनी चाहिए कि सेंटेंस के कौन सा पार्ट सब्जेक्ट है, कौन सा पार्ट वर्ब है, कौन सा पार्ट ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं? बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन बोले जाता है, सेकंड पर्सन जिसको बोलते हैं, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोलते हैं। अब टाइप ऑफ सेंटेंस में हमने 4 पढ़ाया, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। अब आपको चौथा पॉइंट क्या आपको आने ही चाहिए एप्लीकेशन टूल्स में? चौथा पॉइंट होता है मेन वर्ब के फॉर्म। चौथा पॉइंट होता है फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब। फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी कि जो क्रिया होती है, जो मेन वर्ब यानी कि जो एक्शन ओरिएंटेड क्रिया है, उसके फॉर्म होते हैं। आपको भी पता होगा कि जो फॉर्म होते हैं वो V1 होते हैं, V2 होते हैं, आपको मैंने बताया था, V3 होते हैं, V4 होते हैं, V5 होते हैं। तो आपको टेंस अच्छे से अप्लाई करने के लिए ये फॉर्म आपको आनी चाहिए। V1, V2, V3 आनी चाहिए। V4 जो होता है ING लगा के V4 कंप्लीट होता है। V5 में S या ES लगा के V5 कंप्लीट किया जाता है। तो यानी कि 3 फॉर्म आ गया तो V4 तो वैसे ही सीख जाएंगे, ING लगा के वो आपका V4 बन जाएगा और S या ES लगा के V5 बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ 2-3 फॉर्म। ठीक है, जैसे ईट V1 हो गया, एट, ईटेन, ईटिंग। ठीक है, इट्स।
ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। मैं आपको पूरा डिटेल नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। मैं बस बता रहा हूँ कि ये मेन वर्ब के जो फॉर्म होते हैं वो उसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। V3 तक की आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए। V4 ING लगा के V4 हो जाता है। क्या किया जाता है, V3 V1 में ING लगा देते हैं, V1 प्लस ING। और V5 क्या होता है, V1 प्लस SEIS, V1 प्लस S या ES लगा के आप V5 कंप्लीट कर लेते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब की जानकारी आपको होनी चाहिए। चलो अब अगला देखते हैं। अगला किस चीज़ की, WH फैमिली की जानकारी होनी चाहिए। किसकी जानकारी होनी चाहिए? अगर आप अच्छे से टेंस सीखना चाहते हैं तो आपको WH फैमिली की जानकारी होनी चाहिए। WH फैमिली क्या होता है? अब ये आपके मन में एक सवाल आता होगा कि WH फैमिली का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। वो मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ। किसी प्रश्नवाचक वाक्य में, किसी प्रश्नवाचक किसको बोला जाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किसी प्रश्नवाचक यानी जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, किसी प्रश्नवाचक वाक्य में, किसी प्रश्नवाचक वाक्य में मतलब किसी प्रश्नवाचक वाक्य का जवाब अगर हाँ या ना में नहीं दे पाते हैं, अगर हाँ यानी यस और या मतलब और, या ना, हाँ या नहीं यानी कि नॉट, हाँ या नहीं यानी नॉट में नहीं दे पाते, हाँ या नहीं में जवाब नहीं दे पाते, हाँ या नहीं में जवाब अगर हाँ या नहीं में नहीं दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं तो वहाँ WH फैमिली का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ WH फैमिली का इस्तेमाल किया जाता है। WH फैमिली में कौन कौन है? जैसे कौन, कैसे, क्यों, कहाँ, क्या, ये सब WH फैमिली का हिस्सा है। वहाँ WH फैमिली का इस्तेमाल होता है, वहाँ WH फैमिली का इस्तेमाल होता है। ठीक है, देखो मैं फ्रेश कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, जिससे कि अब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो मज़े से हमको टेंस समझ में आएगा। और टेंस के बिना इंग्लिश अधूरा है। तो इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, देखो WH फैमिली मैंने क्या बोला कि अगर किसी प्रश्नवाचक वाक्य में, ठीक है, अगर जवाब हाँ और नहीं में नहीं दे पाते हैं तो वहाँ WH फैमिली का इस्तेमाल होगा। जैसे कि क्या राम स्कूल जाता है, क्या राम स्कूल जाता है, इसका जवाब क्या होगा? तुम लोग बताओ, क्या राम स्कूल जाता है, इसका जवाब क्या दोगे? हाँ या नहीं दोगे या कुछ और दोगे? क्या राम स्कूल जाता है, जवाब आएगा हाँ या नहीं। जवाब या तो हाँ आएगा या फिर नहीं आएगा। इस दशा में WH फैमिली का इस्तेमाल होगा? नहीं होगा। मैंने क्या बोला? WH फैमिली का इस्तेमाल तभी होगा जब जवाब जो है हाँ और नहीं में नहीं दिया जाता है। अगर मैं यहीं पे ये क्वेश्चन करूं कि क्या राम या यहाँ पे एक मिनट, अगर मैं ये बोलूं कि राम क्यों नहीं स्कूल जाता है, राम क्यों नहीं स्कूल जाता है, इसका जवाब हाँ ना में दे पाओगे? बताओ, राम क्यों नहीं स्कूल जाता है। अगर मैंने क्यों लगा दिया कि राम क्यों नहीं स्कूल जाता है, हाँ ना में तो जवाब नहीं दे पाओगे ना। तो यहाँ पे WH फैमिली का इस्तेमाल होगा, यहाँ पे WH फैमिली का इस्तेमाल होगा। क्लैरिटी है? अगर किसी प्रश्नवाचक वाक्य में उस प्रश्नवाचक वाक्य का जवाब अगर हाँ और नहीं में होता है तो वहाँ WH फैमिली का इस्तेमाल नहीं होगा, और अगर हाँ और नहीं में नहीं हो पाता है तो वहाँ WH फैमिली का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ तक क्लियर है? तो आपने टूल्स सीख लिया कि ये सब टूल्स आने चाहिए
आपको टेंस को सीखने के लिए। तो अगर ये टूल्स आपको समझ में आ गए तो हम लोग अब टेंस की शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब क्या टूल्स था? स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। टाइप ऑफ सेंटेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। उसके बाद हम लोग पढ़े फॉर्मेट ऑफ मेन वर्ब। ठीक है, जो आपको V1, V2, V3 की जानकारी होनी चाहिए। फिर WH फैमिली पर बताया कि WH फैमिली की जानकारी होनी चाहिए और कहाँ पे WH फैमिली लगाएंगे उसकी जानकारी होनी चाहिए। मैंने बताया कि अगर किसी प्रश्नवाचक वाक्य में अगर हाँ और ना में जवाब नहीं दे पाते हैं तो वहाँ WH फैमिली का इस्तेमाल होता है। क्लियर है? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक ये लिखना है तो नोट कर लो इसको, 2 मिनट का समय देता हूँ आप लोग को। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, इसको नोट करना था तो नोट कर लो। ठीक है, लास्ट जो हम लोग पढ़े थे ये भी नोट कर लो। 2 मिनट दे रहा हूँ समय। चलो, आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग टेंस पढ़ना शुरू कर रहे हैं। क्या पढ़ना शुरू कर रहे हैं? टेंस पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो टेंस की परिभाषा आप लोग समझ लिए थे। परिभाषा क्या थी? परिभाषा में मैंने क्या बताया? परिभाषा नहीं, मैं बस बताया कि टेंस क्या होता है। टेंस समय को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? समय को, यानी काल को बोला जाता है। टेंस वर्ब का वो फॉर्म होता है, टेंस वर्ब का वो फॉर्म होता है जिसके माध्यम से हम सेंटेंस में कार्य का संबंध किस प्रकार से है, कार्य का संबंध किसी सेंटेंस में कार्य का संबंध किस प्रकार से है उसको बताता है टेंस। यानी आपका कार्य वर्तमान में हो रहा है या आपका बीते हुए समय में आप कार्य कंप्लीट हो चुका था और आपका कार्य भविष्य में होने वाला है। ठीक है, आपका कार्य वर्तमान में हो रहा है या बीते हुए समय में हुआ था या आपका कार्य भविष्य में होने वाला है। इस कार्य का समय के साथ जो संबंध है वो टेंस बताता है। ठीक है, चलो अब हम लोग सीखने वाले हैं टाइप ऑफ टेंस। क्या सीखने वाले हैं? टाइप ऑफ टेंस। टाइप ऑफ टेंस। ठीक है, हम लोग क्या सीखने वाले हैं? टेंस का टाइप। तो टेंस का जो टाइप है वो 3, यानी कि आपका जो समय है, समय या तो आपका समय वर्तमान में, यानी कोई काम वर्तमान में हो रहा है, कोई काम वर्तमान में हो रहा है, या फिर आपका कोई काम वर्तमान से पहले यानी कि बीते हुए समय में आपका काम कंप्लीट हो चुका है, या दूसरा आपका काम भविष्य में होगा। मैंने बताया 3, या तो आपका काम वर्तमान में हो रहा है, या आपका काम बीते हुए समय में हो चुका था, या आपका काम भविष्य में होगा। तो इस 3 के लिए टेंस के 3 प्रकार हैं। इस समय को अलग, मतलब इस काम के समय को दर्शाने के लिए टेंस के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। एक पहला, दूसरा और तीसरा। चलो हम लोग समझते हैं आगे। अब टेंस के 3 कौन कौन से प्रकार हैं?
इसको एक को बोला जाता है प्रेजेंट टेंस, एक को क्या बोला जाता है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कोई भी कार्य वर्तमान समय में हो रहा है। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट टेंस का मतलब है कि कोई भी कार्य वर्तमान समय में हो रहा है, इसको बोला जाता है वर्तमान काल। इसको क्या बोला जाता है, वर्तमान काल। ठीक है, प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस। दूसरा कौन सा टेंस होता है, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस इसको बोला जाता है भूतकाल। इसको क्या बोला जाता है, भूतकाल। भूतकाल इसलिए बोलते हैं मतलब भूत यानी बीत चुका है, काम आपका हो चुका था, इसको भूतकाल बोला जाता है। ठीक है, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, यानी आपका काम भविष्य में होगा। फ्यूचर टेंस इसका मतलब है आपका काम भविष्य में होगा, इसको बोला जाता है भविष्य काल। कौन सा काल बोला जाता है, भविष्य काल। ठीक है, चलो अब एक एक लाइन में इसकी डिफिनीशन को समझते हैं। वर्तमान काल, कार्य यानी कि क्रिया वर्तमान में हो रही है, क्रिया वर्तमान समय में हो रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्रिया वर्तमान समय में हो रही है, यानी क्रिया वर्तमान में हो रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, वर्तमान काल किसको बोला जाएगा, जब क्रिया वर्तमान में हो रहा है, क्रिया वर्तमान में हो रहा है। जैसे मैं अगर ये बोलूं कि मोहन, एग्जाम्पल देके समझूं, एग्जाम्पल मोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है। अभी मैं ट्रांसलेशन नहीं बताऊंगा, अभी बस हिंदी में बता रहा हूँ, पहले समझ लो उसके बाद हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक है, तो मैंने प्रेजेंट टेंस क्या बताया, क्रिया वर्तमान में हो रहा है, क्रिया वर्तमान में हो रहा है। मोहन पढ़ रहा है मतलब वो काम वर्तमान में काम कर रहा है, वो काम पूरा नहीं हुआ है, मतलब वो काम जो है ये बोल सकते हो कि बीते हुए समय में कंप्लीट नहीं हो चुका है, वो काम अभी कर ही रहा है। ठीक है, क्रिया वर्तमान में हो रहा है। ठीक है, दूसरा अगर ये बोले पास्ट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस हुआ है कि काम बीते हुए समय में हो गया था, बीते हुए क्रिया जो है बीते हुए समय में हो गया था, क्रिया बीते हुए समय में हुआ था, यानी आपका काम जो है बीता हुआ समय में हुआ था, यानी कि वो जो समय बीत चुका है उसमें हुआ था, क्रिया बीता हुआ समय में हुआ था। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या लें, इसका एग्जाम्पल मोहन पढ़ चुका था, मोहन पढ़ चुका था, यानी कि मोहन ने पढ़ चुका था, यानी कि बीते हुए समय में पढ़ाई उसकी हो चुकी थी। ठीक है, अब बात करते हैं भविष्यकाल की। भविष्यकाल किसको बताता है, भविष्य में होने वाले कार्य को बताता है। फ्यूचर टेंस किसको बोलता है, भविष्य में होने वाले कार्य को बताता है, भविष्य में होने वाले कार्य को बताता है, भविष्य में होने वाले कार्य को बताता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लो, भविष्य में होने वाले कार्य को बताता है। मोहन पढ़ेगा, मोहन पढ़ेगा यानी कि भविष्य में पढ़ेगा, अभी नहीं पढ़ रहा है, मोहन पढ़ेगा, मोहन पढ़ेगा। पढ़ रहा है वर्तमान, पढ़ चुका था ये भूतकाल यानी कि समय, काम ऑलरेडी हो चुका था। मोहन पढ़ेगा यानी अभी नहीं पढ़ रहा है, भविष्य में पढ़ेगा, भविष्य में होने वाले कार्य को बताता है। क्लियर है, चलो अब हर टेंस के 4 प्रकार होते हैं, यानी कि मैं अगर यहाँ पे हेडिंग डालूं
मैं ये बोलूँ कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, मैंने बताया ना प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस, तो प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं, 4 टाइप होते हैं। देयर आर 4 टाइप, सब टाइप बोल सकते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं, 3 नहीं, कितने? प्रत्येक टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। प्रकार यानी टाइप होते हैं। प्रत्येक टेंस के कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप होते हैं। 4 टाइप होते हैं। अब देखो वो कौन कौन से टाइप हैं। पहला इनडिफिनिट। पहला क्या है? इनडिफिनिट, इसको बोला जाता है इनडिफिनिट टेंस। यानी कि प्रेजेंट के भी इंडिफिनिट होंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट के भी इंडिफिनिट होंगे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर के भी इंडिफिनिट होंगे, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। फिर दूसरा होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट के बाद, मतलब इंडिफिनिट के बाद होता है कंटिन्यूअस। दूसरा क्या होता है? कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, फिर पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फिर थर्ड में आता है प्रेजेंट, फिर उसके बाद होता है परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस होता है? परफेक्ट टेंस। फिर चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यानी प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह से पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह से फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होंगे, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से अगर हम बोले तो आपके जो टोटल प्रकार पढ़ेंगे, कितने टाइप के टेंस पढ़ने वाले हैं, तो 3 तो मेन हो गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उसके 4 प्रकार, यानी कि आप टोटल 12 टेंस पढ़ेंगे। यानी कि आपको 12 स्ट्रक्चर आपको पढ़ने को मिलेगी। कितना मिलेगी? 12 स्ट्रक्चर आपको पढ़ने को मिलेगी। चलो आप लोग यहां तक नोट कर लो, मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं। अब देखो मेरे जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे, बहुत लोग ऐसे भी, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कि लिख नहीं रहे होंगे, बस वो वीडियो देख रहे हैं। उस केस में क्या है कि हम जब बोल रहे हैं, ठीक है, तब तो आपने सुना, ठीक है, और जब हम बोल रहे हैं कि 2 मिनट का मैं समय दे रहा हूँ, तो ये मत सोचना कि वीडियो हम आगे बढ़ा देते हैं। वो तब जो भी आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, उसको एक बार खुद से पढ़ डालो, ठीक है। और जो हमारे यहाँ रेगुलर क्लास करने के लिए जो हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं, वो उस समय का इस्तेमाल करके अपने कॉपी में उसको नोट कर लो, तो तब भी वैसे भी आपको रिवीजन हो गया। और जो स्टूडेंट मेरा वीडियो लेक्चर बस देख रहे हैं, वो क्या करना है, उसको जो 2 मिनट का मैं समय देता हूँ उसमें पढ़ लेना है उसको, ठीक है। चलो चलो हम लोग यहाँ तक कर लिए, ठीक है। आज आप लोग का ऑलमोस्ट समय समाप्त होने वाला है, ठीक है, ठीक है। तो उस केस में हम आप लोगों को बाकी का जो कंटिन्यू करेंगे वो अगले क्लास में करेंगे। आज का क्लास करने के लिए आप लोग को धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।